आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही एक बढ़िया जीवन भी जी रहे होंगे। क्योंकि लोग कहते हैं जीवन क्या है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो कोई साथी जरा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। लोग कहते हैं कि जीवन क्या है, तो एक साधारण सा उत्तर आता है, जन्म से लेके मृत्यु तक की अवधि को जीवन कहते हैं। लेकिन आप उसको अच्छे से खोज की तलाश करिए, स्रोत की तलाश करिए तो पता चलता है यही पल और यही समय जो हम व्यतीत कर रहे हैं, जिसे वर्तमान क्षण कहते हैं, वर्तमान पल कहते हैं, वही जीवन है। भूत और भविष्य जो है अटैचमेंट है, और वर्तमान जो अभी हम अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, और एक स्रोत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और श्रोता बने हुए हैं, एक खोज के लिए, एक सीखने के लिए। तो यही जीवन है, यही हमारा जो है वर्तमान का पल है, जीवन है। तो सीखना भी जरूरी है, जीवन जीना भी जरूरी है, और जीवन के हर पहलू में खोज करना बहुत जरूरी है कि आप किस स्रोत से आए हैं और किस स्रोत को जाएंगे। जैसे एक वृक्ष है, एक स्रोत से पैदा होता है, बीज से, फिर फल बनता है, फिर उसके बाद फिर बीज में तब्दील हो जाता है, फिर नया पेड़ आता है। ठीक उसी तरह ही आपका जीवन है। आप क्या करने आए हो उसको बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और डेली फूल की तरह खिलना बहुत जरूरी है। राम राम, स्वागत है आप सभी का। मोनिका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? गोपी राम जी, वाह, बहुत बढ़िया। कोई साथी बोल पाएगा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं तो बात ही करने के लिए आता हूँ आप लोगों से। हाँ सर, आपका आवाज बहुत सुंदर आ रहा है। अच्छा रहा है। राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो सर, बिहार से बोल रहे हैं सर। पावन धरती का नाम बिहार, वाह बहुत बढ़िया। तो अद्भुत जीवन है, जीना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपको सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। वाह, क्या बात है, सही आवाज पहुंच रही है अब तक? प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन हमको सरकार करो तो जाने। मतलब आपको कोई भी चीज पाने के लिए ना समर्पण और डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ज़रूरी है। तो आप जब उसमें पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं तो चीज़ें मिलती हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जो उड़ीसा ग्राम्य बैंक के हमारे साथियों ने एग्जामिनेशन दिया, और जैसा कि हम लोग का एक ट्रेंड भी चला आ रहा है कि जिसमें अभी एक आरआरबी में मर्जर का दौर है, और ऐसे मर्जर के समय जो सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, इसको ये सेशन देख के आपको आइडिया होगा। वैसे जिन साथियों ने एग्जामिनेशन दिया उनका उत्साह अलग था। उनका कहना था कि जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें से सवाल आया। कुछ नए सवाल भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल, 80 to 90% सवाल वही से आए हैं जहां से हम लोग पढ़े हैं। और उस 80 to 90% में से 40 to 40% लगभग रिकॉल क्वेश्चन से हैं, बाकी जो है चीजें अलग अलग हैं। तो अभी जो है हम सवाल चर्चा करेंगे। और कुछ साथी अगर उड़ीसा ग्राम्य बैंक से जुड़े हैं, तो अगर कहीं सवाल में कोई चर्चा करनी हो तो उन लोग भी कर सकते हैं। कोई साथी जुड़े हैं उड़ीसा ग्राम्य बैंक से? राकेश जी, या हो सकता है आज एग्जाम दे के आए हैं तो नहीं जुड़े होंगे, या अगर होंगे तो जुड़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लूंगा। तो आप लोगों ने कंफर्म कर ही दिया है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब थोड़ा सा और बता दीजिए, आपको इस जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये पहला सवाल मैं आपको स्क्रीन पर लेता हूँ। पहला सवाल है, सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ सेविंग अकाउंट चेक विदाउट मल्टीप्लिसिटी फैसिलिटी। एक सेविंग अकाउंट, एक ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन कोड होता है, चेकबुक में लिखे रहते हैं। ये ट्रांजैक्शन कोड जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कोड के बारे में सवाल पूछा गया है। सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन कोड क्या है?
तो आप देखे होंगे 0 से लेके 99 तक के ट्रांजेक्शन कोड हैं। और इन एक से लेके तो इन ट्रांजेक्शन कोड को जो है सवाल पूछता है ज़्यादातर तो सेविंग का पूछता है, बैंक आपका ड्राफ्ट का पूछता है। लेकिन ये सेविंग और ड्राफ्ट जो बैंक ड्राफ्ट का ज़्यादातर पूछता है। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिसिटी जो चेक है उसका जो कोड है वो अलग होता है, 31 होता है। लेकिन यहाँ पर सेविंग के अकाउंट का चेक का ट्रांजेक्शन कोड पूछा है, यहाँ पर 10 है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए, अभी हाल ही में एक एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी यही पूछा था। जबकि इस आजकल ऐसा चेक तो अब 10 नंबर वाला चेक जो है नहीं है, फिर भी ये सवाल पूछ रहा है। तो उसके पीछे की क्या मंशा है पता नहीं, लेकिन जो है इसका कोड नंबर ट्रांजेक्शन कोड होगा 10। वरना अभी जब कल बैंक जाएंगे तो आप देखिएगा जो चेक में अभी वर्तमान में क्या नंबर आता है, आप बताइए तो कोई साथी देखे हैं वर्तमान में चेक में जो नंबर आएगा। अभी करंट में जाएंगे तो सेविंग के चेक का नंबर देख लीजिएगा आप लोग। अभी मल्टीप्लिसिटी चेक वाला नंबर आता है और वो आता है 31 रहता है ना। और बैंक ड्राफ्ट का जो ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है, कोई साथी लिख पाएगा बैंक ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड क्या है? ज्यादातर वैसे पॉपुलर सीरीज में बैंक ड्राफ्ट का पूछता है, वो है 16। कितना होता है? 16 होता है। और बैंकर चेक्स का कितना होता है ट्रांजेक्शन कोड? आज से 2 साल 3 साल पहले ही पूछता था बैंकर चेक्स का, 12 होता है। बैंकर चेक्स का 12 होता है। और करंट अकाउंट का कितना होता है? करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन कोड एक सेविंग अकाउंट का ट्रांजेक्शन कोड 10 होता है, करंट अकाउंट का कितना होता है? 11 होता है, जो कि विदाउट मल्टीप्लिसिटी चेक होता है। और अगर मल्टीप्लिसिटी चेक करंट वाला कितना है वो 29। 29 है, हाँ 29 है शायद, है ना? ओके। या 30 होगा, एक बार देखिए जरा। चेक कर लीजिएगा, मेरे ट्रांजेक्शन कोड वाले वीडियो में थोड़ा देख लीजिएगा। 29 है सर। 29 है, चलिए हाँ बढ़िया। जी। ठीक है, वो आपने नोट्स बनाया होगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी अभी चूंकि पिछले भी रिकॉल क्वेश्चन में ये सवाल पूछा कि आपका सेविंग का ट्रांजेक्शन कोड कितना है, वो भी विदाउट मल्टीप्लिसिटी चेक फैसिलिटी, तो 10। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मैं आप लोग को जब बैंक के बिजनेस फिगर वगैरह पढ़ाता हूँ तो ये वाला पार्ट जो है बताता हूँ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है, एक तो चेयरमैन, चेयरमैन का नाम, तो चेयरमैन स्पॉन्सर बैंक से होते हैं। दूसरा, जो आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनको याद रखना है, और नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर को याद रखना है। तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है नाबार्ड का। बताइए नाबार्ड क्यों पूछा जाता है? क्योंकि नाबार्ड जो है आप लोगों का इंस्पेक्शन अथॉरिटी होता है, रेगुलेटर होता है। तो इसलिए नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम जो है पूछा गया है। तो कोई साथी जानते हैं नाबार्ड का? अच्छा तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक के साथी अगर जुड़े होंगे तो बताएंगे, कोई है? सर सर निरंजन भूया है हमारे यहाँ पे। क्या नाम है उनका? राकेश जी? निरंजन? निरंजन निरंजन भूया उनका नाम अरे है। वाह। राकेश जी, कैसा लगा आपका आपका एक्सपीरियंस? आज का एग्जामिनेशन कैसा गया आपका? सर बहुत अच्छा गया, सिर्फ सर 7-8 क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं, आपने काफी क्वेश्चन साझा किए हैं। आप लगा कि 5 प्लस माइनस तो होता ही होता है ना, कितना भी कर लें। लेकिन जी जैसे सर। सवाल आए हैं वो तो आप अच्छा ही किए होंगे, क्योंकि सारे सवाल पढ़े हुए आए हैं। आपको लगा आपको जी जो? सर, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आया था, कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा के दिया है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन की लंबाई कितनी कितनी थी? मतलब शॉर्ट में था कि लंबा था? सर कुछ कुछ सर कुछ कुछ शॉर्ट में था, कुछ कुछ बड़ा वाला भी था, मतलब समझ में ने थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा। समझने के लिए सर थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा था। लेंथी वाला भी था कुछ कुछ पर। लेंदी वाला भी था। तो नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर हैं आपके श्रीमान निरंजन भूयान, है ना? जो जो सर डी। सर ये भी अभी भी कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो उड़ीसा ग्रामीण बैंक हो जाएगा हाँ। 1 तारीख से,
तो ये हम्म। कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टर से। ये कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए पूछ लिया होगा, है ना। जी तो सर। अभी अभी आपका मर्जर के बाद उड़ीसा ग्रामीण बैंक, ग्रामीणा बैंक हो जाएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। अभी अभी एक और आपका था ना, उत्कल ग्रामीणा बैंक था। जी क्या सर, था? वो मर्ज कर अमलगेशन हो गया है हमारे साथ। अच्छा, दो बैंक है, उड़ीसा ग्राम्य बैंक और जी। उत्कल ग्रामीणा बैंक, दोनों को मर्ज करके उड़ीसा यहाँ से रख दिया और उत्कल से ग्रामीणा बैंक रख दिया, है ना। ग्रामीण तक। और जी सर। स्पॉन्सर बैंक कौन सा होगा? आईओबी हो गया सर, ओजीबी का जो था आईओबी वही अच्छा, सोनपुर बैंक। ओके। तो आपके नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर हमारे साथी जरा याद कर लें अपने अपने बैंकों के, और आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर भी याद कर लें। हालांकि ज्यादातर नाबार्ड के पूछता है, लेकिन आरबीआई का भी पूछ चुका है। अगला सवाल जी। आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग। तो राकेश जी, ये सवाल ऐसा आया था, जनरल क्रॉसिंग सीधा पूरा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सर आया था। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया आएगा। था कि टू 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 ट्रांजर लाइन इन ए चेक व्हाट इज कॉल्ड, मतलब इसको क्या बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था सर। ओके। तो जनरल क्रॉसिंग ऑन ए चेक मीन्स ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस ऑन द चेक। अगर किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। This indicates that the check can be deposited into a bank account and cannot be cashed directly over the counter। तो अब इसका मतलब यही हो जाएगा कि चेक जो है अकाउंट में जमा जमा होगा, इसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। सामान्यतः ये जो दो क्रॉस लाइन है वो चेक के कॉर्नर पे खींचे जाते हैं, टॉप कॉर्नर पे, लेकिन कहीं भी खींची जा सकती हैं। अगर कहीं भी दो समानांतर रेखाएं खींच दी गई, इट मीन्स ये जनरल क्रॉसिंग हो गई। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये है कि उस चेक का नगद भुगतान काउंटर पे नहीं होगा। बराबर है राकेश जी, सही है। जी सर। जी। चलिए, व्हाट इज द इंडोर्समेंट ऑफ चेक। ये सवाल कैसे आया था? ये इंडोर्समेंट ऑप्शन में था कि सवाल में था? नहीं सर, वो क्वेश्चन था पीछे जब साइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडर्समेंट। अच्छा, चेक के पीछे भाग में अगर इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिया जाए कि उस चेक का भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति को कर दिया जाए, तो उसको भाग को कहते हैं इंडोर्समेंट, है ना। तो इंडोर्सिंग ए चेक मीन्स साइनिंग अ बैक ऑफ इट टू एथोराइज इट टू ट्रांसफर और डिपॉजिट, या इसका निगोशिएशन हो जाता है पेमेंट का कि इस व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो ये भी सरल सा सवाल पूछ दिया पॉपुलर सीरीज का। अगला सवाल है, ये डीआरआई स्कीम से दो सवाल पूछे गए थे, हमारे साथी ने बताया। क्या क्या सवाल पूछे गए थे डीआरआई से, बताइए तो। सर डीआरआई का कौन सा कैटेगरी में हो जाता है एक क्वेश्चन था, और डीआरआई स्कीम कौन सा एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो दो क्वेश्चन अच्छा, क्या पहला क्वेश्चन क्या था? था। कौन कैटेगरी, वो वीकर सेक्शन था, स्पेशल कैटेगरी था, ऐसा कुछ वीकर था। सेक्शन में आएगा, जी डीआरआई सर, वीकर वीकर सेक्शन सेक्शन। में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कौन सा एरिया में हो जाएगा वो, ऑन ऑन प्रिविलेजेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट था, मेट्रो एक्सेप्ट मेट्रो सिटी ऐसा कुछ था। हम्म। तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल ओवर एक था। रूरल सेमी अर्बन वगैरह नहीं था? रूरल, ना सेमी अर्बन नहीं था सर, रूरल था, कुछ रूरल का कुछ था। ओके, तो डीआरआई जो है वो अ, कौन सा एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो डीआरआई स्कीम। अच्छा, तो रूरल जगह में होता है ना। क्योंकि उसमें मैक्सिमम ही 20,000 जो है लोन होता है। 15,000 जो है सामान्य के लिए, और अगर हाउसिंग पर्पस के लिए दिया गया है तो वो 20,000 होता है हाउसिंग पर्पस के लिए। तो डीआरआई स्कीम्स जो है, इसमें हालांकि ये स्कीम्स काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बारे में सवाल पूछता है। डीआरआई स्कीम्स जो है वीकर सेक्शन के लिए, इसकी खास बात ये होती है कि ये 4% इंटरेस्ट रेट में इसको लोन दिया जाता है, और ये वीकर सेक्शन का लोन है। एक छोटा सा लोन होता है 15,000 का, और अगर हाउसिंग पर्पस के लिए होगा तो 20,000 जी सर। होता है ना। तो इसमें दोनों सवाल सही बनाए आपने। क्या लिखा उसमें, कौन से एरिया में डीआरआई होता है? सर सर पहला वाला विकर सेक्शन मैंने सही किया, लेकिन ये जो दूसरा वाला एरिया था हाँ। वो मैंने क्लिक कर दिया कि अक्रॉस ऑल नहीं नहीं, लिखा अक्रॉस हुआ। वाले नहीं होगा। और क्या क्या ऑप्शन था, याद दिलाओ तो।
ऑप्शन था सर, एक था कि मतलब जो स्टेट डेवलप स्टेट नहीं है हम्म। उसका एक ऑप्शन था। दूसरा वाला था ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी था। और तीसरा था कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह, माने अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कुछ था। अच्छा। और सर आप जो बोले रूरल सेमी अर्बन, वो सर थोड़ा याद नहीं आ रहा है, सेमी अर्बन क्या का क्या कुछ नहीं था। अच्छा, तो वीकर सेक्शन तो ये सही हो गया आपका, है ना। जी सर। और जी। इसमें जो एडवांसेस होते हैं ये होते हैं रूरल और सेमी अर्बन दोनों ब्रांचेस कर सकते हैं। रूरल कर सकता है तो सेमी अर्बन कर सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ना डीआरआई जो होता है वो इसके हालांकि इसमें ये कहा गया है दूसरे लोन में ना, इसमें एक कंडीशन है इसमें, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, और इसके एटलीस्ट टू थर्ड पार्ट जो है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस से होनी चाहिए। लेकिन आपने तो सही किया फिर उसके हिसाब से। आपने क्या बोला था? आपने लिखा था अक्रॉस, थ्रू आउट अक्रॉस कर सकते हैं कहीं भी। थ्रू आउट अक्रॉस। जी सर। तो सही है, आपका आंसर तो सही हो गया राकेश जी, है ना। जी क्वेश्चन के सर, मुझे हिसाब से, ये क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन। सर मैं ठीक से सर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर उसका आंसर मुझे लगता है कि वो हम्म। ऑल अक्रॉस हो जाएगा। हाँ, ऑल एक्रस होगा ना। कारण क्या, उसमें एक कंडीशन है कि डीआरआई जो लोन है जिसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स है। ये लोन स्कीम्स में 4% ब्याज दर, 4% इंटरेस्ट रेट से फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है वीकर सेक्शंस के जो लोग होते हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको कंसेशनल रेट दिया जाता है। इसकी एक ही कंडीशन है कि इस डीआरआई लोन का, अगर बैंक डीआरआई लोन 100 रुपये दे रही है तो उसका टू थर्ड पार्ट जो है रूरल और सेमी अर्बन से होना चाहिए, ये भाग है। अदरवाइज दूसरे एरिया में भी वीकर सेक्शन के हैं तो उनको दे सकता है। तो एक थ्रू आउट अक्रॉस द सभी को हो सकता है, अक्रॉस द ब्रांच हो सकता है। वीकर सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एस टी एस सी को दे, इंक्लूडिंग एस सी एस टी। और एस सी एस टी को भी वैसे ही उतना देना चाहिए, उनके पॉपुलेशन उनके जितना है वो रेशियो में जाना चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम लोन है वो आपका 18,000 तक नहीं, 15,000 तो आपका लोन अमाउंट होता है। एक डिटेल और सेशन हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, हालांकि आपके पास वीडियो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अगर चाहेंगे तो एक बार एक सेशन कर लेंगे। इसमें एक इनकम क्राइटेरिया के भी लिए भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो टोटल लोन जो होता है वो मैक्सिमम लोन जो होता है 15,000, और इसकी मार्जिन जो होता है नील है, अगर हाउसिंग के लिए लिया है तो वो 20,000 होगा। और इसका जो इनकम क्राइटेरिया होता है रूरल एरिया में 18,000 पर एनम होता है, और अर्बन सेमी अर्बन एरिया में 24,000 पर एनम है। तो ये अक्रॉस द इंडिया कहीं भी लोन कर सकते हो आप, लेकिन उसका टू थर्ड जो है सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस से होने चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम सैलरी ऑफ ए बोरोवर फॉर टू व्हीलर लोन? टू व्हीलर लोन, बाइक के लिए, व्हीकल लोन के लिए कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए या सैलरी होना चाहिए? कितनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए राकेश जी? 10,000। 10,000 कम से कम सैलरी होना चाहिए, तभी जाके वो टू व्हीलर ले सकता है ना। और फोर व्हीलर के लिए 20,000, दो गुना। मतलब कम से कम साल का 2,40,000 कमाता हो तब वो फोर व्हीलर ले सकता है, और कम से कम 1,20,000 कमाता हो तो वो टू व्हीलर ले सकता है। और वैसे जो टू व्हीलर भी आजकल बहुत महंगे आते हैं, ऐसे आजकल देखिएगा तो स्कूटी कुछ भी लेने जाएंगे कितने में आता है राकेश जी? टू व्हीलर 1,00,000 रुपए में आता है। वो 1 लाख तक ऊपर एक हो लाख जाए। में आता है ना। तो उसमें अगर मिनिमम सैलरी 10,000 है, 1,00,000 रुपए का लेंगे तो अगर 36 महीना के लिए भी करेंगे तो 3,000 आएगा लगभग, है ना। तो इसीलिए जो है इसमें मिनिमम सैलरी जो है 10,000 रखी गई है। हालांकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये सवाल जो है पहले पूछा नहीं जाता था। बट लोन में तो चार पांच चीज़ें आपको देखनी होती है जब भी लोन होता है ना, तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस, फिर उसके बाद रिपेमेंट पीरियड, उसका मार्जिन, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
और उसका आपका सिक्योरिटी और कोई डेविएशन है या सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इतनी चीज़ें नोट्स बना के आपको देखना ही होता है हर स्कीम्स का। 3-4 बार जो है आप उसको रीड कर लेंगे तो याद रहेगा। ज़्यादातर पॉपुलर सीरीज के लोन होते हैं, व्हीकल लोन होते हैं, गोल्ड लोन होते हैं, कार लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, बिजनेस लोन होते हैं, एग्रीकल्चर के लोन होते हैं, ये सारे लोन्स के जो है आते हैं। और आजकल जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है उनको पूरा पढ़ना होगा। जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जिनमें पीएम साहब का नाम लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा, ये सारी चीज़ों को देखना ही है। चलिए अगला सवाल पॉपुलर सीरीज के सवाल में से है। ये सवाल तो सभी एग्जामिनेशन में आता है, हमने पॉपुलर सीरीज में इसको कवर भी किया था। इफ ए एंड बी ओपन ए जॉइंट एफडीआर अकाउंट विथ नॉमिनी सी विथ आइदर एंड सर्वाइवर, इफ ए डाइज देन द पेमेंट ऑफ एफडीआर आफ्टर मैच्योरिटी विल बी पेड टू whom। अगर ए और बी दो ग्राहक हैं, जॉइंटली अकाउंट ओपन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, और सी नॉमिनी रखते हैं, और आइदर सर्वाइवर का मैंडेट है कि मैच्योरिटी के बाद दोनों में से कोई भी आएगा पेमेंट ले सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर ए की मृत्यु हो जाती है और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा है वो किसे दिया जाएगा, ऑप्शन ऐसे आया था सवाल कि जी और सर, बिल्कुल बिल्कुल सेम आया था सर, बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी ए भी था। अच्छा, तो यहाँ पर सीधा सवाल है, इसको डिस्कशन क्या ही करना है, इतनी बार ये सवाल है, कितनी बार पढ़े होगे राकेश जी, हर रिकॉल क्वेश्चन में यही सवाल होता होगा है ना। जी सर जी। तो पेमेंट सर विल बी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले से होगा तो ए का लीगल सर, ए का लीगल है और बी दोनों। ठीक है। अगर मैच्योरिटी से पहले पेमेंट आता है तो ए का जो डिसीज पर्सन का लीगल हेयर प्लस सर्वाइवर को पेमेंट कर देंगे। अगर मैच्योरिटी के बाद लेने आता है तो जो सर्वाइवर है, जो जिंदा बचा है, उसको पैसा दे देंगे। अगर दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई है तब नॉमिनी को दे देंगे, और नॉमिनी को देके आप बैंक भार मुक्त हो जाएंगे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इफ ए रिक्वेस्ट बैंक टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव with mandate, if he will live, till he will live he will operate the account, after the death of him the account will be operated by survivor, then this type of mandate is called। ये भी जॉइंट अकाउंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये भी ऐसा सेम पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि एक व्यक्ति बैंक में आता है और वो बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को अब एक रिलेटिव के साथ मुझे खाता खोलना है। कंडीशन ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही इस अकाउंट को ऑपरेट करूंगा, मेरे डेथ के बाद ही मेरा जो सर्वाइवर है वो सेकंड अकाउंट होल्डर है वो ऑपरेट करेगा। ये मैंडेट जो है फॉर्मर एंड सर्वाइवर कहलाता है। ये तो सही किए होंगे राकेश जी। जी सर जी। चलिए बहुत परमानेंट बढ़िया। सर। हम्म। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड। हाँ, सवाल पढ़िए राकेश जी, क्या सवाल है देखिए, तो इसके सवाल के बारे में बताइए। Which of the following is not a material alteration in check payment? सर अच्छा, चेक से ऐसा जुड़े नहीं। हुए कितने सवाल, अभी तक तो 3 सवाल डिस्कस कर दिया, और कितने सर सवाल सर, है। सर 4-5 सवाल आया था। चेक के लिए 6 सवाल तो पूछे ही जा रहे सर हैं। सर डीआरआई डीआरआई का 2 क्वेश्चन आया था। हम्म। काउंटर फिट नोट का 2 क्वेश्चन आया था, पूरा सर सेम सेम क्वेश्चन 2 आया था। मुझे अजीब लगा। सेम सेम बोले तो। मतलब आपको एक कस्टमर काउंटर में काउंटर फिट नोट देता है, एक वन और हम्म। मोर, तो आप हम्म, क्या करेंगे? ठीक। पूरा सेम सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन सर 2 बार आया था। 2 बार आया था। जी सर। तो दोनों बार लगा दीजिए, वो गलती हो गया होगा, है ना। जी सर। सर वो भी 2 बार आया था, लक्कर का 2 क्वेश्चन आया था। मैंने हम्म। आपको बताया नहीं वो दोनों क्वेश्चन, एक्चुअली बाद में मुझे याद आया। ये बाद में लिख लिख के दे दीजिएगा, एक सेशन और करेंगे उसमें कवर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ठीक जो है सर। मटेरियल अल्ट्रेशन में यही सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था हम्म, कि मतलब चेक में कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, चेक में अगर कहीं कटिंग हो गया, कहीं चेंज चेंज कर दिया कोई, तो उसको मटेरियल अल्ट्रेशन कहेंगे। तो साधारण जी सा सर। सवाल पूछ लिया है ना। डायरेक्ट हालांकि क्वेश्चन था सर ये। ज्यादातर जो है ये सवाल पूछता है कि मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है, क्योंकि अगर नाम में बदलाव किया गया तो मटेरियल अल्ट्रेशन है, डेट में चेंज किया गया तो मटेरियल अल्ट्रेशन है, अगर पेई के नाम में बदला गया सब मटेरियल अल्ट्रेशन है।
लेकिन अगर कोई बियरर चेक है उसको ऑर्डर कर दिया गया तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसा पूछा गया था, जैसे राकेश जी ने कहा कि अगर कोई चेक में परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको मटेरियल अल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ काउंटरफिट नोट इज डिटेक्टेड एट काउंटर देन बैंक शुड डू, बैंक को क्या करना चाहिए? ऐसे देखना पड़ता है क्या नोट? आजकल ऐसे देखना पड़ता है राकेश जी कि मशीन बता देता है काउंटरफिट है? आप लोग मशीन होगा ना आप लोगों के पास, नोट जी सर, डालते ही मशीन मशीन डिटेक्ट करता है। मशीन बता देता है ना? तो मशीन में जब काउंटिंग के लिए रखते हैं, जहां पर काउंटरफिट नोट आता है वहीं रोक देता है ना? जी सर। कि उसको बाहर फेंक देता है, बड़ा मशीन तो है वो बाहर अलग कर भी कर देता है वो, या डाउटफुल नोट को अलग कर देता है ना? तो यहाँ पर क्या करना चाहिए राकेश जी बताइए, काउंटरफिट नोट आपके काउंटर पे आ गया, क्या करना चाहिए सर आपको? इसको स्टैंप लगा के उसको नहीं रिटर्न नहीं करना है। तो रिटर्न नहीं ऑप्शन करना? वगैरह सब था, उसको रिटर्न कर देना है, पुलिस कंप्लेन करना है, ऐसा कुछ सर बहुत सारा था। बहुत सारा। लेकिन जब नोट नोट वन और मोर था तो इसीलिए मैंने सर उसको नहीं रिटर्न करना जो था स्टैंप लगा के, तो अच्छा, वो इसको वाला जब्त ऑप्शन। जब्त करना है, इसको रिटर्न नहीं करना है, इस पर नहीं आपने सर। ठीक लगाया, सही किए है ना? अगला जी सवाल सर। आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट ऑफ कंप्यूटर्स एज पर द बैंक पॉलिसी? कंप्यूटर या जो सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर होते हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड, इनमें क्या डेप्रिसिएशन रेट चलता है, क्या रेट चलता है आपके बैंक में? 33.33%। हाँ, 33.33% जो है ये डेप्रिसिएशन रेट है। तो ये भी एक ज़्यादातर पूछा जाता है आजकल आईटी पॉलिसी में, ये डेप्रिसिएशन रेट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल पूछा गया, ये थोड़ा लंबा पूछा होगा, इस सवाल का लेंथ ज़्यादा होगा। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज ए सब स्टैंडर्ड इफ इट इज रिमेंड ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ देन इट विल बी क्लासिफाइड एज ए डाउटफुल। तो इसका समझने का अर्थ ये है कि कोई भी खाता अगर सब स्टैंडर्ड है तो वो कितने महीनों के बाद डाउटफुल में चला जाएगा, है ना? यही पूछना चाहे है। जी सर, सेम क्वेश्चन था। तो क्या आंसर, क्या क्या ऑप्शन था? जी सर, 12 मंथ था, 24 मंथ था, 36, 80, 48 ऐसा सर। ओके, तो 12 मंथ के बाद वो कहाँ चला जाता है? सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में चला जाता है। मतलब जैसे ही खाता एनपीए होता है तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता है, सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रहता है, 12 महीना सब स्टैंडर्ड में रहने के बाद वो डाउटफुल में चला जाता है। तो 12 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड में रहता है, उसके बाद डाउटफुल क्लासीफाई होगा, इसलिए आपका आंसर है 12 मंथ। सर और एक क्वेश्चन था डाउटफुल का। सर हाँ। था, मतलब वो ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा डाउटफुल से, वो था एनपीए कैटेगरी। हम्म। तो पहला वाला ऑप्शन था सबस्टैंडर्ड, लॉस एसेट, एसएमए, ऐसा कुछ था। तो कौन सा वाला और जो रिमेनिंग वाला वो क्या होगा, ये सब पूछ रहा था। तो सर ऑप्शन था डाउटफुल, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा मुझे अजीब लगा। अच्छा। हाँ मतलब एनपीए में कौन सा मतलब होगा ऐसे, कौन सा है क्योंकि ऐसे में तो एनपीए नहीं होता है ना? क्या सवाल था? ऐसे नहीं समझ में आया आपको सवाल? सर था हम्म, एनपीए कैटेगरी वगैरह कुछ था एनपीए का। अच्छा। सब स्टैंडर्ड था, लॉस एसेट भी था उसी ऑप्शन में। तो हाँ। जो एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ था। तो ओ, ऑप्शन में डाउटफुल था, वो उसको भी मैंने डाउटफुल मार दिया। तो एक्चुअली अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था। ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल थोड़ा नया है आपके लिए, मतलब ये पिछले एक साल में तो नेशनलाइज बैंकों में तो जरूर पूछा गया है, लेकिन आरआरबी में ये नया सवाल आया है। Interest subvention are provided to women members of NRLM SHG, and the interest subvention is available for maximum how many years for individual women entrepreneur? जो एनआरएलएम एसएचजी के वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं, एसएचजी बनता है, एसएचजी में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को अगर इंडिविजुअल लोन देते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब आप वो थोड़ा सा उद्यमी शुरू करते हैं, है ना? ये बनाने के लिए सर्विस इंडस्ट्री का है या मैन्युफैक्चरिंग या खुद हैंड क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनको 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। और ये जो आइडेंटिफाइड 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से उनके लिए दिया जाता था कि वुमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको 1.5 लाख रुपए का लोन, और उसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है और प्लस 4% जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए है। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा राकेश जी? 3 इयर्स मैक्सिमम है, आपने कितना लिखा है?
सिर्फ 5 मैंने शेयर कर दिया था। और ये एक ही बार मिलता है ना, ये 3 इयर्स तक के लिए मिलेगा। अमाउंट इसका 1.5 लाख रुपए है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन है। अमाउंट 1.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट सबवेंशन 3%, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं तो 4%, और ये मैक्सिमम अवेलेबल होगा 3 इयर्स के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम, हाउ मच मार्जिन मनी परसेंटेज फॉर कॉमर्शियल हाउसिंग लोन? कॉमर्शियल हाउसिंग लोन के लिए मार्जिन कितना है आपके यहाँ, आपके एज पर उड़ीसा ग्रामीण बैंक में? यहाँ पे 30% सर। सामान्यतः 20% से 30% होता है, क्योंकि मैं पॉलिसी नहीं देखा, तो 30% ही होगा, सही कह रहे हैं आप, 30% होगा। तो आप ये 20% को सुधार लीजिएगा, 30% है, क्योंकि ग्राम मतलब अलग अलग बैंक की पॉलिसी के आधार पर इसको है कि अगर कॉमर्शियल हाउसिंग लोन देते हैं तो 30%। अदरवाइज जो अभी वर्तमान में जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन होते हैं उसमें 35% तक 10% होता है, 35 से लेके आपका 30 लैक्स तक 10% होगा, 30 से 75 लैक्स तक 20% होता है, 75 से 25% होता है। लेकिन कॉमर्शियल में 20% से लेकर 30% होता है, आपके यहाँ मैक्सिमम मार्जिन 30% होगा। बैंक्स मस्ट अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर CKYC सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ कमेंसिंग एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर? यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि बैंक्स को KYC डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना चाहिए कितने दिनों के अंदर KYC सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री में। तो मोनिका जी, कितने दिन में कर देना चाहिए बैंक को अपलोड? 10 दिन में सर। 10 दिन में? 10 दिन में तो CKYC जनरेट होके आ जाना चाहिए। यहाँ पर राकेश जी, क्या लिखा है आपने? जी सर, 3 दिन। हाँ, यहाँ पर सवाल थोड़ा बदल दिया है, हालांकि ज्यादातर साथी गलत जी। कर को 10 दिन जी दस सर, दिन क्वेश्चन, लगा के। सर क्वेश्चन आया था कि हम्म। बैंक पॉलिसी, हम्म। ए ब्रांच should upload a KYC documents within how many days? हाँ, अपलोड करना है, मतलब जैसे क्लाइंट जो है या कस्टमर जो है ऑनबोर्ड हुआ या उसका अकाउंट खुला, तो उसके 3 दिनों के अंदर आप अपलोड कर दीजिए उसकी KYC डॉक्यूमेंट, और जिसका CKYC नंबर है जो 10 दिनों के अंदर जनरेट हो जाना चाहिए। ये क्लियरिटी हो जाए, फिर सवाल को पढ़ के जवाब दे दें। सर हालांकि ऑप्शन ज्यादातर ऑप्शन में 10 भी था, 3 था, 10 था। ज्यादातर साथियों ने 10 दिन लिख के आ गए, बट सवाल अगर अपलोड का पूछा गया है तो 3 डेज होगा। आप अपनी पॉलिसी में भी देख लीजिएगा, पॉलिसी में लिखा हुआ है 3 दिनों के अंदर अपलोड करना है। सर पॉलिसी में 3 दिन लिखा है। हाँ, क्यों? क्योंकि 3 दिन के अंदर अपलोड नहीं करेंगे तो वहां जाके रिजेक्शन भी तो होगा ना। मान लीजिए कोई गलती हुआ है तो रिजेक्ट होके आएगा, CKYC नंबर जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ 10 दिन का समय है, अगर वो नहीं जमा 10 दिन के अंदर, फिर उसको जो है CKYC नंबर आ जाना चाहिए। तो अपलोड करने की बात आई तो 3 डेज, जनरेट CKYC नंबर जनरेट करने की बात आई तो 10 दिनों के अंदर। हु इज द नोडल एजेंसी या PMEGP? PMEGP का नोडल एजेंसी कौन है? पॉपुलर सीरीज का सवाल है, क्या ही डिस्कशन करेंगे, है ना, सीधा लिख दिए होंगे आप, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो द नोडल एजेंसी या PMEGP? PMEGP में और भी कठिन कठिन सवाल हो सकते हैं, लेकिन क्या ही करें, यही सीधा सा सवाल पूछा है कि नोडल एजेंसी PMEGP क्या है। तो राकेश जी, ये सही जवाब लिखा होगा आपने इसको, है जी ना? सर, जी सर, KVIC सर। ओके। As of March 31st, 2024, what is the bank's total deposit? आप उड़ीसा ग्रामीण बैंक, उड़ीसा ग्रामीण बैंक का टोटल डिपॉजिट जो है कितना है, ये सवाल बताइए। सर 16,258 करोड़ था। वाह, ये तो बढ़िया सर आपने। ऑप्शन सर ऑप्शन था 16,218 भी सर था। अच्छा। कंफ्यूज करने के लिए। और 16,258 भी था, 218 भी था? 218 भी था। तो बहुत बहुत बारीक पूछ लिया है तो, हैं? सर ये सामान्य। अभी तो सर हमारा जो अमलगेशन हो रहा है, तो अभी इस साल का बैलेंस शीट नहीं बन पाया है अब तक। अच्छा। स्टेटस ऑडिट चल रहा है, तो इसके हाँ। इसीलिए सर पिछले फिनेंशियल ईयर का ये पूछा है क्वेश्चन। ओके, चलो बढ़िया है ये तो। तो
आपने इसको सही किया है, 16,258। और टोटल बिजनेस कितना है आपके बैंक का? सर टोटल बिजनेस उस टाइम में था सर 26 अराउंड था सर, अभी सर हो गया है 28 हो गया है। अच्छा, 26 था। तो 10,000 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है, और 16,000 करोड़ डिपॉजिट, है ना? और सर अभी सर अभी एडवांस मार्च। सर एडवांस फिनेंशियल ईयर 2024 में 9,400 समथिंग था। सॉरी 8,900 था। तो अभी सर हो गया है वो 10,200 करोड़, 212 करोड़ हो गया है। ठीक है। तो अभी जब तक कि मार्च 2025 का बैलेंस शीट ऑडिट होके पब्लिश ना हो जाए, तब तक तो अगर एग्जामिनेशन होता है तो सवाल तो 2024 के ही पूछे जाएंगे, 24 का है जी ना? सर। और जब बैलेंस शीट अभी मार्च 2025 वाला आपका ऑडिट हो जाएगा, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइन कर देंगे और पब्लिश हो जाएगा, तब उसके बाद नए 2025 का पूछना चालू करेगा। लेकिन इस मीन वाइल जून तक समझ लीजिए, मई जून तक सारे बैलेंस शीट आते हैं। मई में अभी आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो हम लोग उनको भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु कैन नॉमिनेट हु कैन नॉमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन से अकाउंट जो है नॉमिनेशन कर सकता है? HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, या ये इंडिविजुअल भी था क्या? उसमें ऑप्शन में इंडिविजुअल भी था। नहीं सर इंडिविजुअल नहीं था, और एक ऑप्शन था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो था कंपनी, हम्म। और प्राइवेट लिमिटेड था एक। अच्छा, तो प्राइवेट लिमिटेड था, है ना? तो यहाँ पर कौन हम्म। इसको कर सकता है बताइए? सोल नहीं सर प्रोप्राइटरशिप। सर एक मिनट सर, पार्टनरशिप था हम्म। और एक ऑप्शन था ट्रस्ट सर था। ट्रस्ट भी नॉमिनेट नहीं कर सकता है। जी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है ना? जी सर। जी। ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द इंश्योरेंस मेन्यू फॉर OGB? क्या है ये सवाल क्या था? जी सर ये सर हमारा बैंक का जो फिनाकिल है, तो हम्म। फिनाकिल में कौन सा मेनू में इंटरेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम हम डिडक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन था। क्या मेन्यू है? एच पे ऑफ सर हमारा था। अच्छा। वो मतलब आपको याद रहा होगा, स्क्रीन देख के याद होगा, आ गया होगा, है ना? जी सर। पिनाकल का मेनू पूछ दिया। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एडवांसेस आर डिस्प्लेड इन विच बैलेंस शीट शेड्यूल? बैलेंस शीट के किस शेड्यूल पर एडवांसेस जो है दिखाए जाते हैं? कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9। और डिपॉजिट के यहाँ पर दिखाए जाते हैं? डिपॉजिट हम्म। 4, ना ना। 3 है सर। थ्री थ्री। थ्री डिजिट थ्री 3। होगा। हम्म। इन्वेस्टमेंट फोर सर। हम्म। नहीं नहीं, जो शेड्यूल्ड हैं वो थ्री, डिपॉजिट जो है 3 में दिखाए जाते हैं, है ना? और 9 में जो है एडवांसेस दिखाए जाते हैं। तो 9 में एडवांस, बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल्स होते हैं, जी। और P&L के 4 शेड्यूल होते हैं। इनको चार। एक बार याद कर लीजिएगा। 12वां शेड्यूल होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी का, पहला शेड्यूल होता है कैपिटल का, दूसरा शेड्यूल होता है रिजर्व न सरप्लस का होता है, तीसरा है डिपॉजिट का होता है, और चौथा जो है आपका बोरोइंग का होता है, और पांचवा जो है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस का होता है। फिर 6 से जो है कैश इन हैंड से शुरू होता है। इस तरीके से आपको याद करना होता है ना? चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ओडिशा ग्रामीण बैंक ऑफर इमीडिएट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर लोकल एंड आउट स्टेशन चेक अप टू हाउ मच रुपीज? इमीडिएट क्रेडिट का मतलब है चेक कलेक्शन होके आया नहीं है और आप पैसे खाते में जमा कर दिए, तो कितना रुपए देते हो? कितने रुपए तक? सर एक्चुअली ये डिपॉजिट पॉलिसी में हमारा था 15,000, लेकिन हाँ। सर वो चेंज हो गया, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, आंसर मेरा गलत हो गया। कितना तो सर चेंज हो वो गया? 10,000 अभी चेंज हुआ है, 3 3 महीने पहले एक चेक पॉलिसी में वो चेंज किए हैं। सामान्यतः 15,000 तक के लोकल जो या आउट स्टेशन चेक में इमीडिएट क्रेडिट देते हैं, लेकिन अब आप पॉलिसी में चेंज हो गया बोल रहे हैं तो पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये वो सर जो है 15,000 डिपॉजिट पॉलिसी में 15,000 था, लेकिन हाँ। सर अभी 9 जनवरी को एक सर्कुलर किए हैं हम्म। चेक पॉलिसी का, तो उसमें वो लिखा है 10,000।
हाँ, मैंने 50,000 कर दिया। वो एज पर बैंक पॉलिसी चेंज किया है तो आपको उस पर जाना पड़ेगा, है ना, जो लेटेस्ट अपडेट है। बट जी सर। ज़्यादातर बैंकों में 15,000 रुपये जो है ये आउट स्टेशन चेक है, क्योंकि यही आरबीआई का लिमिट है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ये सवाल पूछता है। वहाँ 15,000 भी ऑप्शन में था। जी सर, 15,000 था, मैंने 15,000 पे टिक कर दिया, वो तो गलत हो गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं। Which charge is to be created on security of share and debenture? क्या क्या ऑप्शन था इसमें? सर हाइपोथिकेशन था, प्लीज था, और मॉर्गेज था, ऐसा कुछ था सर। चार टाइप में। हाइपोथिकेशन नहीं होता है, मॉर्गेज नहीं होगा, असाइनमेंट नहीं होगा, यहाँ पर हाँ, प्लेज हो। असाइनमेंट भी सर था ऑप्शन में। हाँ, तो यहाँ प्लेज होगा या लियन, तो ज्यादातर इसमें सो सही होता है प्लेज। सर लियन नहीं था, प्लेस था ऑप्शन हाँ, में। प्लेज प्लेज सही है उसका आंसर। प्लेज आप टिक लगाए होंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। जी सर। शेयर एंड डिबेंचर में जो चार्ज क्रिएट होता है वो चार्ज तीन तरह के होते हैं, फिक्स चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है, पारी पासु चार्ज होता है। ये जो है फिक्स चार्ज है, तो यहाँ पर जो है प्लेज इसका सही आंसर होगा। कैश पेमेंट इज अलाउड अप टू हाउ मच रुपीज ऑफ एफडीआर मैच्योरिटी पेमेंट, ये कैसा आया था सवाल, इसके बारे में बताइए। सर कितने सर ऑप्शन था, हम्म। कितने अमाउंट के नीचे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं अच्छा, एफडीआर के। तो क्या आया था, कितने अमाउंट के नीचे कर सकते हैं? 20,000 एंड लेस देन 20,000 था, लेस देन 50, ऐसा कुछ सर टोटल था। लेस देन 1 लाख भी था सर ऑप्शन में। ओके, तो आप, ये तो पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि 20,000 से जी कम सर। जो है एफडीआर का पेमेंट कैश कर सकते हैं, और 20,000 से ज्यादा हुआ तो कैसे करेंगे, 20,000 या 20,000 से ज्यादा हुआ तो कैसे करेंगे? अकाउंट ट्रांसफर। अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, है ना, या चेक जारी करेंगे या डीडी बना के देंगे, लेकिन उसको कैश में भुगतान नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पासवर्ड मस्ट बी चेंज इन हाउ मेनी डेज, तो कितने दिन में चेंज होना चाहिए पासवर्ड? ये एक्सपायर हो जाता है। ये आपके अगर फिनेकल का पूछा था सवाल कि इंटरनेट बैंकिंग का, किसका सवाल पूछा था राकेश जी? सर दूसरा कुछ था, मतलब ये मैं पढ़ा नहीं था। एक्चुअली ये पासवर्ड पॉलिसी में सामान्यतः था जो सर है ये। सीवीएस की बात अगर बोला है तो 15 दिन में एक्सपायर हो जाता है पासवर्ड, है ना। लेकिन सवाल किससे जुड़ा हुआ पूछा था, इंटरनेट बैंकिंग का तो नहीं पूछा था, वो भी देख लीजिएगा। और इसको रिवाइज करके मुझे थोड़ा याद आएगा तो और भी साथियों ने भेजा है। तो आज तो खैर आज ही एग्जाम हुआ है, तो अभी 20-25 सवाल ही आए हैं, और स्किल 1 से 2 के सवाल भी आए हैं, लगभग 30-40 सवाल। तो कल हम लोग और अच्छे से इसको और करेंगे जो बचे हुए सवाल हैं। अनक्लेम डिपॉजिट इज टू सेंड टू आरबीआई फ्रॉम एचओ विद इन हाउ मेनी डेज, तो अनक्लेम डिपॉजिट जो होते हैं वो रेमिट किए जाते हैं एचओ से आरबीआई को कितने दिनों में, तो महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर जो है ये रेमिट हो जाने चाहिए। ये आपके एचओ से ये अनक्लेम डिपॉजिट है, ये सही किए थे ये वाला। जी सर, ये सही है। चलिए, तो और सवाल थोड़ा याद करिए ना, और सवाल सर सर एक क्वेश्चन था। हम्म। कैश पेमेंट में कितने कितने कैश अमाउंट से ज्यादा होने से हम्म। आपको दो साइन करना पड़ेगा, दो मतलब बैंक स्टाफ को साइन करना पड़ेगा। अच्छा, कितने हैं? सर 50,000। ओके, चलिए बढ़िया है। तो और इससे सवाल लिख के दे दीजिए, हम लोग का नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तो जी केवल 25 सवाल हुए हैं, अभी और आपके पास जो है 35 सवाल और आएंगे, और कुछ साथियों के आए हैं उनको मैं कलेक्ट करके और नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 25 सवाल डिस्कस किए हैं। ये सवाल आपको एक हिंट देते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। और अगर ये सवाल पढ़ भी लेते हैं तो आपके ये टॉपिक ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि यही सवाल रिपीट आने वाले भी होते हैं। और जो नए सवाल आते हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। और जैसे हमारे साथी ने कहा कि डीआरआई के 2 सवाल आए थे, फिर एक काउंटरफिट के भी 2 सवाल आए थे, चेक के तो 6 सवाल, 5 सवाल तो यहीं डिस्कस कर लिए हैं। तो 5 से, लकर के भी सर 200 वाला आए थे। हाँ, तो ये सवाल जो हैं आपको हिंट देते हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए। वैसे सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर नया कुछ सवाल आता है तो उसको हमको टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और जो है उस पर करेंगे। और चेक से तो 6 सवाल यहाँ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चेक पॉलिसी को आपको अच्छे से और पढ़ना होगा अपने बैंक के सारे चेक्स को।
और कोई सा जैसे उसमें से नहीं आया था सवाल आपके, केवाईसी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आया था केवाईसी से सर? राकेश जी? नहीं सर, केवाईसी से कुछ नहीं आए थे सर। नहीं आया था। ओके। नहीं सर। चलो, और कोई याद आए तो आप थोड़ा भेजिए हमारे पास, है ना? जी सर, और 8-10 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं भेज देता हूँ। ओके, भेज दीजिए। तो ये कुछ लिखा है, जरा पढ़ पाएंगे आप हिंदी में? आप तो उड़िया लिखते हैं ना आप तो। ठोकरे हम्म। ठोकरे खा के भी ना संभले हम्म। संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना कर्ज नि, अपना फर्ज निभा ही निभाई दिया। दिया। मतलब ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभाई दिया। मतलब जब हम रास्ते में जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे आपसे भी कुछ गलती हो गई। तो ये क्या है, ये ठोकर मिला हमें। तो हमें क्या करना है, ऐसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो जब भी हमें ये सवाल मिले हैं इतने, ये सवाल हमें जो है एक सीखने के लिए अवसर दिया है, और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करने का अनुभव दिया है। आप सभी को जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब है आपका, राकेश जी? सर हमारा बैंक में अभी सर, कल कल है स्केल 1 से 2 का। अच्छा, जल्दी करना होगा ना, ये मर्जर से जी सब पहले पहले जी सब। सर, जी सर, स्केल 1 का 2 का कल ही खत्म हो जाएगा। ओके। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिसर स्केल 1 का वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। और मेरा सर है 30 तारीख को, लास्ट है मेरा। चलिए, बढ़िया। तो आप लॉगिन सेक्शन में जाके ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियो है इंटरव्यू का वो देख लीजिए। कुछ उसमें डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको बता देंगे तरीका किस तरह से होता है। और इतनी जल्दी जो है आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो उसके लिए हम शुभकामनाएं। और क्योंकि मर्जर का सवाल है, तो आपको जल्दी भी रिजल्ट भी मिलेगा। तो जो जी सर, सीखे वो हैं। शायद 30 तारीख रात को ही वो सर्कुलर निकल देंगे शायद। ओके। तो बहुत बढ़िया। तो आप प्रार्थना कर लीजिएगा। प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। ये जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे ही पथिक को भव पार करो तो जाने। तो जिस तरह इतने सारे लोग सफल हुए हैं, आप भी जरूर सफल होंगे। बस आपने उस तैयारी को जारी रखना है, मोमेंटम को जारी रखना है। बाकी सब चीजें आनंद तरीके से होते जाएंगे। बस सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात है, सीखते रहिए। और जो परिस्थिति आपके पास आती है, उसका अच्छे कार्य कुशलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ और एक उत्साहित मन से आप उसका सामना करते जाइए। सफलता आपके सामने मिलते रहेंगे, और उस अवसर को जो है आप सार्थक प्रयास के साथ सफलता में बदलने का आप कोशिश करते रहिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जय जगन्नाथ। अच्छा। जय जगन्नाथ।